नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन में। तो जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत के क्वेश्चन का हल देख रहे हैं, तो आइए हम आज फिर से 50 क्वेश्चन का हल आधुनिक भारत के प्रश्नों का देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें नए वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट का वीडियो लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो पूना समझौता हुआ था 1932 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी 1932 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में, 1940 में। तो ऑब्वियसली अगस्त प्रस्ताव थर्ड नंबर पे आएगा। तो थर्ड नंबर में इसमें मात्र दो ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 2 1 3। तो सबसे पहले पूना समझौता हुआ था, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो हम लोग पूना समझौता 2 1 3, इसका मतलब आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि पूना समझौता के बाद ही गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हुए थे। उस पूना समझौता में यही हुआ था, उसमें से दलित वर्गों या फिर कमज़ोर वर्गों के लिए सीट को बढ़ाकर 71 सीट से 148 सीट कर दिया गया था। हालांकि इससे गांधी जी को थोड़ा सा पहले असहमत थे, लेकिन फिर बाद में ये सहमत हुए और सीटों को बढ़ाया गया, और जिसके बाद फिर वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया? ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में इस तरह के कार्य किए गए थे, जैसे गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी उनके समय में किया गया, जो कि विलियम विल्किंस किए थे। तो उस समय ये कुछ धार्मिक कार्यों पर और या इस टाइप के विद्वान सहित साहित्यिक कार्यों पर भी ध्यान दिए थे। आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? विट्ठल भाई पटेल। बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में विट्ठल भाई पटेल ने सहयोग दिया था। चीन, मेसोपोटामिया और पर्शिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1927 में। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस के जैसा संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है और जो केवल एक छोटे से वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहे थे अरविंद घोष। अरविंद घोष एक उग्रवादी दल के नेता थे, मतलब ये उग्र का सहयोग करते थे और ये हिंसा में विश्वास रखते थे, अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये ऐसा कह सकते थे। मणिपुर में 1817 से 26 के काल में चाई तोरते खुनतापा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 वर्षों तक काफ़ी तपाई हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन कीजिए। इस दौरान असम और मणिपुर के नियंत्रण बर्मा के हाथ में था। चाई तोरन खुरंतप यादम्बू की संधि के साथ समाप्त हुआ था। 1 2 दोनों सही है, ये दोनों सही। उस समय ये बर्मा के हाथ में था और ये यादम्बू की संधि के साथ समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1922 में चौरा चौरी के कारण बंद हो गया था, फिर 1922 ईस्वी में ये स्वराज पार्टी का स्थापना किया, जिसके स्थापना में सीके दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर इलाहाबाद में किया था। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन के बाद इस पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। इस पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, 19 के बाद 22 के बाद। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा कर लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा था? सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि के बाद इनको पेंशन पर निवृत्त होना पड़ा था। SNDT महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? ये पुणे में है। पहला विश्वविद्यालय जो पुणे में है, और इसकी लिसन उल सिद्दक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ये किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल, ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे।
भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रतिपादित किए गए गुजराल सिद्धांत में कौन से आर्थिक बिंदु का समावेश था? इसका आंसर है डी। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ एक पक्षीय छूट देने की पेशकश की। इनमें से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है? मेघालय। मेघालय में वंशागति तथा गोत्र के लिए मातृवंशीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी। ये शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी ये लिखा मिलेगा आपको लुसेंट और कुछ बुक में, तो इसे WC बनर्जी का नाम था, बोमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी की यह पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। ये तीनों भाषाओं में प्रकाशित होती है, अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये लास्ट 2 दिनों के मेरे सारे वीडियो में इस क्वेश्चन को समाहित किया गया है ताकि आप लोग को बार बार रिपीटेशन होता रहे और आसानी से याद हो जाए। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1961 में, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1962 में, दादा साहेब फाल्के 1969 में, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में, राजीव गांधी 1991-92 में स्थापित किया गया था। ओरिएंटल बार का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? क्रीमिनियर बार। ओरिएंटल बार का सबसे प्रसिद्ध नाम है क्रीमिनियर बार। मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि की? लॉर्ड मैकार्टनी ने उसके साथ संधि किए थे। स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी थी स्वतंत्र बंगाल की। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कौन ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था? ये फ्रांस, जर्मनी, जापान और हंगरी ये ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व 2 खेमों में बट गया था। एक ध्रुवीय राष्ट्र थे और एक थे जो कि औपनिवेशिक का समर्थन करते थे और एक जो थे औपनिवेशिक का समर्थन नहीं करते थे। तो इनमें से ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी, जापान और हंगरी था। भारत के किस राज्य में यहूदियों की आरंभिक बस्तियां हैं? केरल में यहूदियों की आरंभिक बस्तियां हैं। सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था सबसे पहले भारत में। और सबसे पहले भारत में कौन आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, जो कि एक पुर्तगाली था। यहूदी सबसे पहले भारत में पहली शताब्दी में आए थे। आरंभ में उन्हें केरल के कोची में रहना शुरू किया था। सभी दलों के सम्मेलन की समिति की अध्यक्षता किसने की, जिसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे आप लोग गलती से जवाहरलाल नेहरू भी ले सकते हैं, लेकिन 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसमें अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की? नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 9 सितंबर 1938 को की थी। निम्नलिखित में से कौन रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? उपरोक्त सभी। गीतांजलि में कविताओं का संकलन है। यह पुस्तक 1910 में प्रकाशित हुई थी। गीतांजलि रचना के लिए उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम और दिनशा एदुल्ची बाचा को दिया जाता है। फराजी आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति। हालांकि यूँ कहें तो जो कंपनी थी वो कोई
पर्टिकुलर लोग या ऐसे पे दमनकारी नीति, उनका सारे भारतीयों के प्रति दमनकारी नीति थी। जहाँ भी उनको शोषण का मौका मिलता था वो शोषण करना स्टार्ट कर देते थे, चाहे वो नील आंदोलन हो, चाहे वो संथाल का विद्रोह हो, चाहे वो मोपला का, चाहे वो कुछ और क्षेत्रों में जो कि छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, चाहे यूँ कहें तो वो 1857 की क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि शोषण का ही उदाहरण था, जो कि सिपाहियों का शोषण किया जाता था, उन्हें हमेशा हीन भावना से देखा जाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शोषण के लिए ज़्यादा यहाँ पे शोषण के कारण ही ये सारे आंदोलन हुए थे। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है पिंडारी युद्ध को। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अफसर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ था? ये थे कर्नल स्मिथ। कर्नल स्मिथ जो थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की जिसका प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद के खिलाफ लड़ने के लिए किया था? ये अखबार का नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का में उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ वहाँ पे प्रचारित किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। ब्रिटिश सेना के निर्मित अन्न भंडार गृह गोलघर किस स्थान पर है? ये तो आप लोग जानते हैं पटना में है गोलघर। इसका निर्माण एक्चुअली अन्न भंडारण के लिए किया गया था, क्योंकि उस ज़माने में अकाल की घटना जो है निरंतर घटते जा रही थी और हर दूसरे साल अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि तो फिर अकाल के समय से बचने के लिए इन्होंने अन्न भंडारण बनाना शुरू किया और उसी दौरान इन्होंने गोलघर का स्थापना किया, जो कि अन्न भंडार के रूप में प्रचलित था उस समय के लिए। आज तो वो सिर्फ एक दर्शनीय स्थल के नाम पर रह गया है। जिसका गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ था। इस अन्नागार का निर्माण गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर 1784 में शुरू किया गया था। यादाम्बू की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे वो गुरु नानक का उत्तराधिकारी थे। डच द्वारा पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई थी? डच द्वारा पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। मछलीपट्टनम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में शुरू की गई थी। इसकी पहली व्यापारिक पोस्ट इंडोनेशिया में स्थापित की गई थी। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। उसके बाद 1610 में पुलिकट में, फिर सूरत में, फिर बिमलीपट्टनम में, 1653 में चिंसोरा में कारखाने स्थापित किए गए। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ये इन्हें अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था। तो अध्यक्ष तो हम कह सकते हैं, लेकिन अस्थायी तौर पे थे। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष हमारे राजेंद्र प्रसाद बने थे, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद में वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई थी? ये था 1861 का अधिनियम, भारतीय काउंसिल एक्ट 1861। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था सूरत के अधिवेशन। ये अधिवेशन बहुत चर्चित था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गर्म दल। नरम दल वैसे लोग थे जो कि सत्याग्रह में विश्वास रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे। गर्म दल वाले वैसे लोग थे जिन्हें अहिंसा में विश्वास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ। गर्म दल लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के पक्षधर थे, जबकि इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया था। रास बिहारी बोस। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? ये किए थे बेगम हजरत महल। यहाँ पे तात्या टोपे लिखा हुआ है, हालांकि ये तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किए थे और एक्चुअल में बेगम हजरत महल ने इनका नेतृत्व किया था।
बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हजरत महल ने अपनी 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन में नेतृत्व किया था। 1613 में सूरत कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? इसमें कमेंट्स में कुछ गलत है, इसलिए इसको आगे देखते हैं। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट नेतृत्व में भारत व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे, जहां स्वयं की रक्षा करने में समर्थ थे। पुर्तगालियों के हारने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? तो उसका ये वहाँ पे रीजन जानना चाहता। तो रीजन अंग्रेजों के हाथे पुर्तगालियों नौसेना की हार, ये रीजन के कारण जहांगीर ने उसे आदेश दे दिया था। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो कि 1764 के बक्सर युद्ध के बाद किया गया था। बक्सर युद्ध के बाद इसको 16 अगस्त 1765 में हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? हिंद स्वराज गुजराती में लिखा गया था। हिंद स्वराज गुजराती में लिखा गया था। यह पुस्तक 1909 में गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर प्रकाश डाला है। सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? ये किया जाता बारिंदर कुमार घोष। ये भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। तो आप लोगों को डेट भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। लेकिन बीपीएससी में या और कुछ एग्ज़ाम ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पे डेट डाल दिया जाता है, जैसे बंगाल विभाजन का डेट और बंगाल विभाजन प्रभावी होने का डेट, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार से आपको डेट भी याद रखना होगा। तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये थे लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के दौरान भारत आया। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ये है कलकत्ता में। वो जो कलकत्ता का ब्रिज है उसी का नाम है विद्यासागर सेतु। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे ले आहे माने, ये मराठी में लिखा हुआ है। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? ये किए थे कोर्ट में। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आहे आनी तो मी मालन विच का हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष कारावास में मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल कहाँ है? तो मांडले है, मांडले बर्मा का नाम है, जिसे आज म्यांमार भी बोलते हैं। म्यांमार को मांडले जेल वहीं पे था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनगिनम ने की थी। वर्ष 1906 से अस्थायी संस्था बना दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे मराठा का मैकियावेली कहा जाता है? मराठा का मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या भविष्य में ये पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप बार बार देखिए और इसे याद रखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में